प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास इंसान को पूर्ण बनाती है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में पारंगत होने के लिए अभ्यास अनिवार्य है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं एक महामैराथन वीडियो। इसमें हम हल करेंगे शिक्षण अभिरुचि के विभिन्न टॉपिक से संबंधित 44 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से संबंधित हैं, जो कि आपकी तैयारी और आपके रिवीजन को परखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए सेशन को अंत तक अवश्य देखिए और वीडियो को पॉज करके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलो प्रारंभ करते हैं आज के इस विशेष सत्र को। यह सत्र आपकी तैयारी और आपके रिवीजन को परखने के लिए है, यानी यहाँ पर आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर केवल प्रश्न पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा और उत्तर बताऊंगा। यहाँ पर प्रश्न पर या विकल्पों पर डिस्कस नहीं करूंगा। आप आराम से अपने को यहाँ पर जांचिए, अपने को परखिए, अपनी तैयारी को चेक कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। धीरे धीरे हम प्रश्न को हल करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का उपयोग है सूत्र का प्रयोग करना, मानसिक क्षमता बढ़ाना, सूत्र की स्थापना करना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूत्र का प्रयोग करना। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न संप्रत्ययों में से कौन सा व्याख्यात्मक विधि से संबंधित नहीं है। प्रश्न को पूरा पढ़ना है। बालक को शिक्षण का केंद्र बिंदु माना जाता है, विद्यार्थी का स्वरूप निष्क्रिय होता है, शिक्षण विधि में मौखिक संप्रेषण अत्यधिक होता है या इस शिक्षण विधि में औपचारिकता की मात्रा अधिक होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बालक को शिक्षण का केंद्र बिंदु माना जाता है। यह इसका सही उत्तर होगा, यानी इसमें नहीं पूछा गया था, इसलिए यह उत्तर सही है। और यदि आप इनके विश्लेषण को भी समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस बनी हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत किसी विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। यानी कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है इनमें से जिसमें किसी कंटेंट को यानी किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके उसका बारीकी से अध्ययन किया जाता है। संश्लेषण, विश्लेषण, निगमन या आगमन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, विश्लेषण विधि में हम ऐसा करते हैं। ठीक है, आराम से वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट, लाभदायक ये प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल की पंचपदी प्रणाली के संस्थापक कौन थे। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, विलियम हर्बर्ट, जेम्स हर्बर्ट या हर्बर्ट स्पेंसर। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दी थी शिक्षण कौशल की पंचपदी प्रणाली। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के 4 सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। क्या पूछा गया है, नहीं है। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने जो 4 सिद्धांत दिए थे उनमें इन चारों में से कौन सा नहीं था। प्रयोग का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत या अभिवृद्धि का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अभिवृद्धि का सिद्धांत इसमें नहीं था, बल्कि इसकी जगह था संबंध का सिद्धांत। कौन सा था, संबंध का सिद्धांत। यहां पर मैं उसे भी बता देता हूं। अगला प्रश्न है यहां पर, अभिकर्मित अनुदेशन के अंतर्गत कौन सा संप्रत्यय नहीं आता है। ठीक है, यानी
प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत इनमें से कौन सा संप्रत्यय नहीं आता? साखीय अनुदेशन, रेखीय अनुदेशन, मैथमेटिक अनुदेशन या प्रयोग अनुदेशन? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, प्रयोग अनुदेशन इसके अंतर्गत नहीं आता है। अभिक्रमित अनुदेशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, साखीय, रेखीय और मैथमेटिक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषय को कई भागों में विभाजित कर बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछकर उनका मूल्यांकन करना कहलाता है। यानी आप किसी कंटेंट को, किसी विषय वस्तु को कई भागों में विभाजित करते हैं और बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछकर उनका मूल्यांकन करते हैं, यह क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या क्रमिक मूल्यांकन? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसे कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन या कई जगह इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी लिखा रहता है। ठीक है, ध्यान से आप इसे वॉच कर लीजिए। अगला प्रश्न है यहां पर, किस शिक्षण शास्त्र के अनुसार अध्यापक का स्वरूप एक माली के समान होता है और वह बगीचों की रखवाली करता है? तो इनमें से किसने यह स्टेटमेंट दिया? फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, वुडवर्थ या रूसो? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यह कहा था फ्रोबेल ने। किसके संबंध में? शिक्षक के संबंध में। और फ्रोबेल संबंधित हैं किंडरगार्टन विधि से और खेल विधि से। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? क्या पूछा गया है? नहीं किया जा सकता। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, नवीनता या मौलिकता? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, इसे अभिसारी चिंतन के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। अपसारी, नवीनता या मौलिकता इसके संबंध में सही हैं। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न यहां पर एनसीएफ से संबंधित है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 में आया था। पूछा गया है, एनसीएफ 2005 सभ्यता और प्रगति से नामक निबंध से उद्धरण के साथ शुरू होता है, जिसमें कवि हमें याद दिलाता है कि बचपन में रचनात्मक भावना और उदार खुशी की एक कुंजी है। सभ्यता और प्रगति किसका निबंध है? यानी सभ्यता और प्रगति नामक निबंध किसने लिखा है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद या जाकिर हुसैन? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हीं के इस निबंध से प्रेरित होकर एनसीएफ 2005 अस्तित्व में आया। यानी सभ्यता और प्रगति नामक निबंध एनसीएफ 2005 की आधारशिला मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, खेल के साथ सीखना, बिना बोझ के सीखना या शिक्षा तथा विकास? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिना बोझ के शिक्षा यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन। ठीक है, और यही जो 1992-93 में यशपाल कमेटी बनी थी, यशपाल समिति बनी थी, उसकी रिपोर्ट का शीर्षक भी था। अगला प्रश्न है, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा, यह संविधान में वर्णित है। यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह यहाँ पर पूछा गया है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 क में या अनुच्छेद 29-30 में? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, अनुच्छेद 21 क में या कई जगह इसे अनुच्छेद 21A भी लिखा होगा, कैपिटल A, जो कि अंग्रेजी में लिखा होता है। अगला प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुएं निकालना इस बात पर संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? यदि कोई बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को निकालने में सक्षम हो पाता है तो यह शिशु के संज्ञानात्मक विकास में दक्षता प्राप्त करने लगता है। तो यह कौन सा ऑप्शन इसके संबंध में सही होगा? क्रियात्मक व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, वस्तु स्थायित्व। और यह जीन पियाजे के जो संवेदी प्रेरक अवस्था है, पहली अवस्था जिसे कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष के मध्य होती है, उसमें गिना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन सा करता है? ऑप्शन है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अंतिम विकल्प है, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा,
यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे कि आरटीई 2009 है, जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का एक फंडामेंटल अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस डेसिबल की आवाज न सुनाई देने पर बालक पूर्ण श्रवण बाधित माना जाएगा? यानी यहाँ पर 4 डेसिबल दिए गए हैं, तो इनमें से किस आवाज को न सुन पाने पर आप किसी बच्चे को पूर्ण श्रवण बाधित मानेंगे? 80, 100, 90 या 110? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। यदि कोई बच्चा 90 डेसिबल की आवाज को नहीं सुन सकता तो उसे आप पूर्ण श्रवण बाधित मानोगे, यानी 90 से ऊपर डेसिबल वाले किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराता है। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। यह बच्चों के विचारों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगला यहाँ पर एक पूर्ण रूप पूछा गया है। NIVH का पूर्ण रूप है। आपको सही उत्तर बताने की कोशिश करनी है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्बली हैंडीकैप्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्चुअली हैंडीकैप्ड या नेशनली इंस्टीट्यूट फॉर द वेरिफिकेशन हैंडीकैप्ड। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। यानी जो दृष्टि बाधित हैं उनके लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, यानी दृष्टि बाधित बच्चों के लिए एक संस्थान है। अगला प्रश्न है, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? यानी जब टीचर किसी कंटेंट को टीच कर रहा है, किसी पाठ्य वस्तु का शिक्षण कर रहा है, तो शिक्षण के दौरान इन चरणों में से किस पर किसी टीचर को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तैयारी यानी प्रिपरेशन, प्रस्तुतिकरण जिसे प्रेजेंटेशन कहेंगे, तुलना यानी जब आप कंपेयर करोगे, सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रस्तुतिकरण। जब आप उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को शिक्षण के दौरान प्रेजेंट कर रहे होंगे यानी टीचिंग कर रहे होंगे तो आप इस पर सबसे अधिक समय लगाओगे। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, यानी जब आप क्लास टीचिंग कर रहे हैं तो विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, 2 ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, 2 ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, यानी फ्रॉम नॉन टू अननोन। यह क्या है? शिक्षण का सूत्र है जो कि विश्लेषण विधि में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसने कहा? यानी इंटेलिजेंस अर्थात आईक्यू के बारे में यह स्टेटमेंट या यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ, टर्मन, थॉर्नडाइक या स्टर्न? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। यह कहा है टर्मन ने। इन्होंने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। मुझे लगता है प्रश्न को आप समझ चुके होंगे। बुद्धि से संबंधित हमने सारे टॉपिक क्लियर किए हैं, यानी 4 पार्ट्स में हमने उन्हें हल किया है, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से किस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं? सामाजिक बुद्धि को, अमूर्त बुद्धि को, मूर्त बुद्धि को या उपरोक्त सभी को? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आराम से वॉच कीजिए। बुद्धि का प्रथम वाचिक, शाब्दिक या भाषाई सामूहिक परीक्षण है। यहाँ पर जब प्रश्न आएगा तो केवल वाचिक लिखा होगा या केवल शाब्दिक लिखा होगा या केवल भाषाई लिखा होगा। मैंने यहाँ पर तीनों शब्दों को मेंशन किया है ताकि आपके डाउट क्लियर हों। तो बुद्धि का प्रथम वाचिक या प्रथम शाब्दिक या प्रथम भाषाई सामूहिक परीक्षण है बिनी साइमन परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण या शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2,
आर्मी अल्फा परीक्षण प्रथमवाचिक या प्रथम शाब्दिक या प्रथम भाषाई सामूहिक परीक्षण है। एक सामूहिक होता है और एक व्यक्तिगत होता है, लेकिन आर्मी बीटा परीक्षण क्या है? सामूहिक परीक्षण है। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ गया आप? आराम से आप इसे वॉच करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप अपने तैयारी को यहां पर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, यदि किसी बालक की मानसिक आयु यानी मेंटल एज 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू निम्न में से होगी, 110, 130, 120 या 100। आईक्यू का सूत्र क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 120। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 है, वास्तविक आयु 10 है, तो उसका आईक्यू होगा 120। आपको यह भी ध्यान रखना है कि 120 आईक्यू वाला बच्चा किस में आएगा? प्रतिभाशाली में आएगा, सामान्य में आएगा, मूर्ख में आएगा, या किस में आएगा? इस प्रकार के भी प्रश्न कई बार आते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के पठार के संबंध में निम्न कथनों में से सही है। यानी जो सीखने का पठार होता है, प्लेटो ऑफ लर्निंग, तो उनमें से जो ये विकल्प दिए गए हैं, कौन सा इनमें से सही है? किसी बच्चे के सीखने के मार्ग में पठार एक से अधिक भी आ सकते हैं। सीखने में पठार की स्थिति सीखने के कारकों के प्रतिकूल होने पर आती है। सीखने की अवधि में पठार की स्थिति सामान्यतः कुछ घंटे, दिन, सप्ताह अथवा महीने रहती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सीखने के पठार के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही है या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा सीखने के पठार के संबंध में एकदम सत्य हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उसे वॉच कर सकते हैं। लर्निंग के कर्व और लर्निंग के पठार आपने सुने हैं, वहां से ये प्रश्न बना है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में सही कथन नहीं है, यानी एक्शन रिसर्च या क्रियानिष्ठ शोध या क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका विकास सामाजिक विज्ञानों के साथ हुआ है। इसका उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। इसकी समस्या का क्षेत्र व्यापक है। इसकी समस्या का क्षेत्र संकुचित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसकी समस्या का क्षेत्र व्यापक है। यह गलत है और इसी में हमें गलत को पहचानना है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बल्कि इसकी समस्या का क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है। यह क्षेत्र स्तर पर, विद्यालय स्तर पर छोटी छोटी समस्याओं के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता, यानी इसके जो परिणाम होते हैं वह सार्वभौमिक या सार्वभौम नहीं होते। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रिया अनुसंधान का पहला सोपान है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है, एक्शन रिसर्च है, उसका पहला सोपान कौन सा है? इनमें से तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण करना, समस्या का ज्ञान, योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण, योजना का कार्यान्वयन व प्रमाणों का संकलन। ये सभी क्रियात्मक शोध या क्रिया अनुसंधान के ही चरण हैं, लेकिन हमें इनमें से पहले चरण को पहचानना है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, समस्या का ज्ञान। सबसे पहले आपके पास समस्या होनी चाहिए, समस्या का ज्ञान होना चाहिए, यानी नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए। तभी आप किसी भी समस्या पर शोध करोगे, अनुसंधान करोगे, यानी अन्वेषण करोगे, रिसर्च करोगे। अगला प्रश्न है, बीएस ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के लिए नीचे दिए गए कूट से सही क्रम को पहचानिए। बीएस ब्लूम ने जो सीखने के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष दिए हैं, उद्देश्य दिए हैं, तो ज्ञानात्मक पक्ष के संबंध में नीचे दिए गए कूट में से आपको सही को पहचानना है। यहां पर दिए गए हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, यानी नॉलेज, अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन और एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। मैं सीधा आपको उत्तर पर ले जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके सही उत्तर बताने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी यह एकदम बढ़ते हुए क्रम में है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। आपको बीएस ब्लूम के भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों पर भी ध्यान देना है, हो सकता प्रश्न वहां से बन जाए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्न के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाएगी शिक्षण विधि है। प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समाधान विधि या प्रोजेक्ट विधि।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे कई जगह अन्वेषण विधि लिखा रहता है, खोज विधि लिखा रहता है, अनुसंधान विधि लिखा रहता है। इसे दी किसने है? आर्मस्ट्रांग ने, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने यह विधि दी है। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में अस्तित्व में आया था, उसके संबंध में इन चारों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कौन सा बदलाव सही नहीं है? अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर, निष्क्रिय से सक्रिय अधिगम अधिग्रहण की ओर, या कक्षा कक्ष की चार दीवारी में अधिगम से विस्तृत सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर। यह नहीं है, यानी इसमें चाइल्ड सेंटर्ड से टीचर सेंटर्ड नहीं किया गया है, बल्कि शिक्षक केंद्रित से इसे छात्र केंद्रित किया गया है। एनसीएफ 2005 आरटी 2009 क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, ना कि शिक्षक केंद्रित की बात। और ऑप्शन नंबर 2 में शिक्षक केंद्रित की बात कही गई है, इसलिए वो उसका उत्तर होगा, यानी वो विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 मुख्यतः ब्लैंक किया गया है, संबंधित है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किसी से संबंधित है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, मानवतावाद या संरचनावाद? यह संरचनावाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर होगा। इन पर मैं वीडियो बना चुका हूं और वहां पर अच्छे से डिस्कस भी कर चुका हूं, प्रत्येक विकल्प पर आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई से तात्पर्य है? कई जगह व्यापक की जगह समग्र भी लिखा होगा, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? कई बार सीसीई का ही पूर्ण रूप पूछा जाता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, सभी विषयों का मूल्यांकन करना, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, या सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना। कई बार सह शैक्षिक की जगह गैर शैक्षिक भी लिखा होगा, यानी को करिकुलर एजुकेशन आप कह सकते हैं। तो एजुकेशनल और को करिकुलर एजुकेशनल, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक या शैक्षणिक सह शैक्षणिक, आप इसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मूल्यांकन को आंतरिक मूल्यांकन भी कहा जाता है? इंटरनल इवैल्यूएशन, इनमें से किसको कहा जाता है? योगात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन या स्थानन मूल्यांकन? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, बताने की कोशिश कीजिए आप, 2, निर्माणात्मक मूल्यांकन इसका सही उत्तर होगा। यानी इसे कई जगह क्या लिखा रहता है? रचनात्मक मूल्यांकन। यह एक प्रकार का आंतरिक मूल्यांकन है जो कि विद्यालय स्तर पर ही किया जाता है, यानी विद्यालय के टीचर इसे करते हैं, जिस विद्यालय में वह शिक्षक हैं वही शिक्षक करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसी प्रकार आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है ध्यान से। इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के शीर्षक से दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। इस फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना सिखाना है, इसकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में 3 भाषाओं के शिक्षण की वकालत की गई है। इसमें प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य नहीं की गई है, बल्कि इसका प्रावधान माध्यमिक स्तर पर किया गया है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। इसमें 3 भाषाओं के शिक्षण की वकालत भी की गई है, तो आप इसे समझ लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे एनसीएफ से संबंधित, हम कई प्रश्न बना चुके हैं, कई वीडियोज बना चुके हैं, आप उन्हें वॉच कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। गलत को हमें पहचानना है। फिर से, इसमें वास्तविक समस्याओं व्यावसायिक हल खोजा जाता है, यानी जो वास्तविक समस्याएं होती हैं उनका व्यावसायिक हल खोजा जाता है। इसमें अनुसंधान की रूपरेखा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें अनुसंधानकर्ता विशेषज्ञ होते हैं, इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसमें अनुसंधानकर्ता विशेषज्ञ होते हैं, यह गलत है।
इसमें अनुसंधानकर्ता विशेषज्ञ नहीं होते, बल्कि विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ इसमें अनुसंधानकर्ता होता है। यानी किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य या प्रबंधक, इसके अतिरिक्त विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, कक्षा के मॉनिटर, यानी संपूर्ण विद्यालय का स्टाफ इसमें अनुसंधानकर्ता होता है। अगला प्रश्न है, आत्म संप्रेषण को कहते हैं वर्ग संप्रेषण, अपवाह संप्रेषण, अंतर वैयक्तिक संप्रेषण या अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंतः वैयक्तिक संप्रेषण को आत्म संप्रेषण भी कहते हैं। आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। यह प्रश्न कम्युनिकेशन यानी संचार से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया, नहीं दिया गया है, यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 अर्थात RTE 2009। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना या 14 वर्ष से पश्चात की शिक्षा। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा के संबंध में RTE 2009 में ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इसे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21A में रखा गया है, मौलिक अधिकार बनाया गया है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान दिला दूं कि जो बच्चे शारीरिक रूप से अशक्त हैं, यानी एक प्रकार के दिव्यांग हैं, जो फिजिकली फिट नहीं है, उनके लिए यह 6 से 18 वर्ष है, परंतु सामान्य बच्चों के लिए यह 6 से 14 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में किसी शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह यानी पर वीक कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है, मिनिमम वर्क आवर, 45, 42, 36 या 50। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 45 घंटे इसमें निर्धारित किए गए हैं। इसमें तैयारी के समय को भी इंक्लूड किया गया है। तैयारी यानी जब आप कंटेंट विषय वस्तु के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। अगला प्रश्न है, सीखने के जिस वक्र में सीखने की गति एक समान होती है इसे कहा जाता है। यानी लर्निंग का ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति एक समान होती है उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय वक्र, उन्नतोद्वार वक्र, नतोद्वार वक्र या एस आकार्य वक्र। प्रश्न का सही उत्तर होगा सरल रेखीय वक्र। इसे कई जगह निष्पादन वक्र भी लिखा रहता है। इसमें सीखने की गति समान होती है, यानी एक प्रकार का काल्पनिक वक्र है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में वैसे नहीं आती है। अगला प्रश्न है, पठार काल होता है, सीखने का जो पठार है, तो पठार काल क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया में तेजी, अधिगम की प्रक्रिया में प्रगति, आप इसे कह सकते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक परिवर्तन या अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अधिगम यानी सीखना अर्थात लर्निंग की प्रक्रिया में जब बाधा उत्पन्न हो जाती है उसे कहते हैं पठार काल। उदाहरण के लिए इस प्रकार से, जब पहले आप सही सीख रहे थे, बाद में आपकी सीखने की गति यहाँ पर रुक गई, ना तो बढ़ी ना घटी, अर्थात एक प्रकार से स्थिर हो गई, तो इसे कहेंगे अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। और वह कई कारणों से आ सकती है। हो सकता है शिक्षण की विधियां अच्छी नहीं है, सीखने वाले का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या उसका माहौल अच्छा नहीं है, उसका पर्यावरण अच्छा नहीं है, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, कोई भी कारण हो सकता है सीखने में पठार आने का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शिक्षण विधि को थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है। तो इनमें से किस शिक्षण विधि को थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है, निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रश्नोत्तर विधि या आगमन विधि। बताने की कोशिश कीजिए तो इनमें से किस शिक्षण विधि को थकान वाली शिक्षण विधि कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, आगमन विधि को थकान वाली शिक्षण विधि कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं, फिर बाद में आप किसी नियम पर पहुंचते हैं, तो इसमें काफी लंबा टाइम लगता है, काफी वक्त लगता है, कई चरणों में यह शिक्षण विधि संपन्न होती है, इसलिए इसे थकान वाली शिक्षण विधि कहते हैं। समझ गए आप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शिक्षण का कौशल नहीं है। शिक्षण की विधियां, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की युक्तियां, शिक्षण की तकनीक और शिक्षण के कौशल, इनको आपको ध्यान में रखना है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, अच्छे से वॉच कर सकते हैं आप। तो इनमें से कौन सा एक शिक्षण का कौशल अर्थात टीचिंग स्किल नहीं है। उद्दीपन, परिवर्तन, दृष्टांत, बुझने वाले प्रश्न या निदर्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। समझ गया आप। यानी निदर्शन यानी इलस्ट्रेशन आप इसे कह सकते हैं, यह शिक्षण का कौशल नहीं है, बल्कि यह शिक्षण की युक्ति है, यानी शिक्षण की तकनीक है। बाकी उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, दृष्टांत और बुझने वाले प्रश्न जिसे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहते हैं,
प्रोबिंग क्वेश्चनिंग कहते हैं। यह 3 शिक्षण के कौशल हैं अर्थात टीचिंग स्किल हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी, आपका रिवीजन हुआ, आपके लिए बेनिफिशियल रही वीडियो, अवश्य लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान ... पर केंद्रित होता है अर्थात एक्शन रिसर्च किस पर केंद्रित होता है? तात्कालिक अनुप्रयोग, सिद्धांत के विकास अनुप्रयोग, सिद्धांत के सामान्य अनुप्रयोग, या उपरोक्त सभी? ध्यान से देख लीजिए, क्रियात्मक अनुसंधान में आप क्या करते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। बताने की कोशिश कीजिए, 4 नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, तात्कालिक अनुप्रयोग पर केंद्रित होता है क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। बाकी इसमें आप सिद्धांत नहीं करते, यानी कोई नया नियम, नया सूत्र या नया ज्ञान की खोज नहीं करते। सामान्य अनुप्रयोग भी इसमें नहीं होता, उपरोक्त सभी नहीं होगा। तात्कालिक अनुप्रयोग पर यह डिपेंड होता है, यानी जो तात्कालिक समस्याएं होती हैं, क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं, विद्यालय की समस्याएं होती हैं, उनके संबंध में आप रिसर्च करते हैं। आज का आखिरी प्रश्न यह है और इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, अवश्य देने की कोशिश कीजिए। यदि आप कम समय में अधिक शिक्षण करना चाहते हैं तो निम्न में से किस शिक्षण विधि का आप प्रयोग करेंगे? तो कम समय में अधिक शिक्षण करने के लिए, यदि आप कम टाइम में अधिक कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा टीचिंग मेथड यूज करोगे? व्याख्यान विधि, आगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, या पाठ्य पुस्तक विधि? इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसमें मैंने ऑप्शन पर, प्रश्न पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि रिवीजन और आपकी तैयारी को चेक करने के पर्पज से तैयार की गई एक वीडियो थी, महामैराथन वीडियो थी, जिसमें हमने कुल 44 प्रश्नों का हल किया। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो, अपनी तैयारी को मजबूत करो, आशावादी रहो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा हॉल में जाओ, अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्रैक करके अपनी मंजिल को पहले प्रयास में या आपका जो भी प्रयास है उसमें अचीव करके अपने सपनों को साकार करो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और एक प्रकार का शुभ संदेश। थैंक यू सो मच।